नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा किया। इसके बाद सीएम ने हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी ने गीता वाटिका स्थित हनुमान प्रसाद गुर्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान गए, जहां हाई एंड मल्टीपल लीनियर एक्सलेटर मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही रेडिएशन मशीनों का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के साथ ही प्रदेश में बीते 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूती दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर हर नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शासन ने अलग अलग योजनाएं शुरू कर दी है। डीजीपी मुकुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस पर सतर्कता बरतने जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि अवैध शस्त्रों और संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क नजर रखने के लिए स्थायी चेकपोस्ट के अलावा अस्थायी चेकपोस्ट लगाकर वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखनऊ के एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, जिसके अलावा 20 अगस्त तक एयरपोर्ट में विजिटर टिकट पर भी रोक लगा दी गई है। आगामी 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अधिकारियों को कम से कम 10 स्कूलों की व्यवस्था का निरीक्षण करना होगा। वहीं निरीक्षण की रिपोर्ट शाम तक निदेशालय भेजनी होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस रिमांड पर वहीं पूछताछ हो रही है और लगातार कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो जिस तरीके से मामला आया है, जांच के बाद कई खुलासे की बात भी कही जा रही है। सहारनपुर के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने वाले को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ताकि उसके कनेक्शन को खंगाला जा सके। वहीं विपुल सैनी को पुलिस ने बीती रात को गिरफ्तार किया था। वेबसाइट हैक करने वाले आरोपी के खाते में पैसा कहां से आया, इसकी भी कुंडली खंगाली जा रही। पुलिस की शक है कि आरोपी के विदेशों से भी लिंक है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है, जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आ पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 37,000 पदों पर समायोजित करने के मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा और कहा कि विभाग को 1 हफ्ते में इसका जवाब दे। वह इस मामले पर 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अखिलेश यादव की सरकार बनने के लिए सपा को 2 सहयोगी दल इस महीने अलग अलग यात्राएं निकालने जा रहे हैं। महान दल जनाक्रोश यात्रा निकालेगा तो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जनवादी क्रांति दल निकालेगी। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य 16 अगस्त को पीलीभीत में जनाक्रोश यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हरी झंडी दिखाएंगे। महान दल यात्रा कोरोना काल में सरकार की लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से बढ़ी महंगाई जैसे कई मुद्दों के खिलाफ निकाली जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार को लेकर बीजेपी पर वार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठ और भ्रमक है और योगी सरकार ने युवाओं की दुर्दशा कर रखी है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जोड़े जाने की मांग को लेकर लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई बातचीत नहीं कर रही। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में डायरिया के अलावा कॉलरा का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक 2 मरीज की मौत का जिम्मेदार भी विब्रियो कॉलेजी बैक्टीरिया ही कहा जा रहा है।
बालू अड्डा में 210 से अधिक लोग संक्रमण रोग की जद में आ चुके हैं। इसका खुलासा मरीजों के स्टूल के नमूनों की जांच रिपोर्ट के जरिए हुआ। नमूनों में कॉलरा के बैक्टीरिया की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बीमारी का कहर बढ़ने पर डब्ल्यूएचओ की टीम ने मरीजों के स्टूल का नमूना एकत्र किया। सैंपल की जांच केजीएमयू में कराई गई। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट आई जिसमें घातक कॉलरा यानी कि हैजा की पुष्टि हुई। कानपुर में रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट के मामले की आंच अब लखनऊ की सियासत तक पहुंच गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बांधों में पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में अब तक 24 जिलों में 11 से 71 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 89 गांवों का बाढ़ की वजह से संपर्क मार्ग कट चुका है। 364 गांवों में आबादी और खेती दोनों प्रभावित हुए। 475 गांव ऐसे हैं जहां आबादी प्रभावित नहीं हुई मगर खेती चौपट हो गई है। 161 गांव में आबादी पर असर पड़ा है और 82 गांव में बाढ़ की वजह से कटान हो रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। वहीं यमुना नदी का जलस्तर अगले कुछ घंटों में कम होने की उम्मीद है। गंगा नदी का जलस्तर हाफामऊ में जबकि यमुना की नदी में तेजी से कम हो रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्तियां ईडी के रडार पर हैं। यूपी पुलिस ने के बाद अब ईडी ने भी मुख्तार और अतीक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दोनों माफियाओं के खिलाफ प्रयागराज में केस दर्ज करके ईडी उनकी संपत्तियों की छानबीन कर रही है। ईडी की टीम जल्द ही मुख्तार से बांदा जेल और अतीक से गुजरात की साबरमती जेल में पूछताछ करेगी। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी की जा रही है। दोनों से पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी आय और संपत्तियों के स्रोत का पता करेंगे। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 469 पर सिमट गए। बीते 24 घंटे में 2 लाख से अधिक सैंपल की जांच हुई। 33 नए संक्रमित मिले। वहीं 44 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद घर वापस भेजा गया। प्रदेश में बीते 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 54 जिलों के संक्रमण का एक नया केस नहीं आया जबकि मात्र 21 जनपदों में इकाई अंक में ही संक्रमित मिले। इस दौरान 2,38,123 कोविड सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक 16,85,625 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% रही। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% रही। यूपी में अब हर शनिवार को सिर्फ टीके की दूसरी डोज ही लोगों को लगाई जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक लोग वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज से कोई भी डोज लगवा सकेंगे। प्रदेश में अब तक कुल 5 करोड़ 7 लाख टीके लगाए जा चुके हैं जिसमें पहली डोज लगवाने वाले 4 करोड़ 8 लाख लोगों के मुकाबले दूसरी डोज केवल 89,30,000 यानी कि 15.6% लोगों ने ही लगवाई है। किसानों के धरना स्थल पर मुरादाबाद के पूर्व विधायक सौलत अली शूटर पूनम पंडित के साथ दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के दलपतपुर से पैदल यात्रा निकालकर टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। पूनम पंडित और सपा के पूर्व विधायक सौलत अली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है। यह देश के अन्नदाता की आवाज को दबाने में लगी हुई है। यूपी के एटा जिले में बागवाला थाना क्षेत्र की मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया जहां एक 6 माह की बच्ची से दरिंदगी की घटना हुई है। मासूम को घुमाने के बहाने ले जाकर किशोर ने मासूम के साथ दरिंदगी की। वहीं घटना को अंजाम देकर किशोर मौके से फरार हो गया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हथगाम कस्बा के सिठौरा रोड किनारे मोहल्ले में एक महिला ने गोली मारकर अपने पति की हत्या कर दी। जानकारी होते ही मोहल्ले के लोगों की भीड़ लग गई और मौके पर आई पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर बंदूक कब्जे में लिया। कानपुर देहात में मामूली बात को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात में शराब ठेके से केश ले जाकर जा रहे शराब ठेका मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।
गोली लगने के बाद शराब ठेका मालिक शैलेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में शैलेंद्र सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस टीम के 2 कांस्टेबल हरेंद्र और सोनू बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 मास्क, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 11 महीने पहले दफन की गई विवाहिता के शव को पुलिस ने डीएम निर्देश पर कब्र से बाहर निकाला। एसडीएम की उपस्थिति में कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी में भारी बारिश के चलते पुलिया टूट गई, जिसकी वजह से आवागमन का रास्ता बंद हो गया। वहीं पुलिया टूटने के बाद तहसील प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ने 9 चयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी क्रम में जिले में भी 9 चयनित 2 सहायक अध्यापकों को डीएम और सीडीओ की ओर से नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया। नियुक्ति पत्र देने के बाद डीएम टीके शिबू ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आपके हाथों में कई बालकों का भविष्य है, जिसे आपको संवारना है और उनके भविष्य की चिंता आपके पास है। अमरोहा में मछली पकड़ने गए 5 युवक गंगा नदी में डूब गए। पानी में डूबने की वजह से एक की मौत हो गई, तो वहीं 4 युवकों को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। चंदौली में वेल्डिंग करने गए मिस्त्री की धारदार हथियार से सोते समय अपराधियों ने हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। परिजनों ने ग्राम प्रधान और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। बलिया में कैदियों ने अनशन पर बैठने को लेकर जेल अधीक्षक का बयान सामने आया। शासन ने कुछ कैदियों का स्थानांतरण होने को लेकर कैदी आक्रोशित थे, जिसको लेकर कैदियों के पास डीएमएसपी की चेकिंग के दौरान चार्जर और मोबाइल मिलने को लेकर ट्रांसफर की कार्रवाई की गई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में मां ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे नाली में फेंक दिया, जिसके बाद कुत्तू ने बच्चे के शव को नोच कर खा लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव में पुलिस के आतंक से युवक घर छोड़कर जाने को मजबूर है, जिसके इंसाफ के लिए युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के महादेवा गांव में देर रात समूह संचालक कंपनी के दफ्तर पर असलहे के बल पर 5 बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां 4,10,000 रुपए बदमाश लेकर फरार हो गए। जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। बलिया के रेलवे स्टेशन पर एक दयालु इंसान दर्जनों भूखे लोगों को खोज कर कोरोना काल में भोजन कराता दिखाई दिया, साथ ही अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी करता है। बता दें कि मां कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम से समाज सेवा करता आ रहा। कोरोना काल में इसने काम को करता आ रहा है। गोंडा के कंपोजिट विद्यालय के कायाकल्प का पैसा गबन किए जाने का मामला सामने आया। प्रधानाध्यापक पर करीब 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा, जिसकी शिकायत बीएसए और जिलाधिकारी से सहायक अध्यापक ने दी। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र में पानी भरने के विवाद को लेकर दबंग ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबंग युवक को खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 अगस्त को देहरादून का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। रामनगर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए एसडीएम विजय नाथ शुक्ल और सीओ बलजीत सिंह भाकुटी के साथ पुलिस और नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि जनता को समस्याओं को देखते हुए अभियान चलाया गया। अभियान के तहत फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सामान भी जब्त किया।
वीकेंड पर अब अधिकतम 15,000 पर्यटक ही मसूरी जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किया। हालांकि केवल उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनके पास मसूरी में एडवांस होटल बुकिंग होगी। हरिद्वार के भोगपुर गांव के पास देर रात डंपर की चपेट में आने से मादा गुलदार की मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गए। वहीं अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वन विभाग की टीम उसकी तलाश कर रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत हुई। फिलहाल राज्य में 401 मामले अभी भी सक्रिय हैं। जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,42,553 हो गई है, जिनमें से कुल 3,28,735 मरीज ठीक हो चुके। अभी तक कुल 7,370 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश के अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। बागेश्वर में 7, चमोली और हरिद्वार में 4, देहरादून के 5 और पिथौरागढ़ में 3 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। उधम सिंह नगर जिले में डेल्टा प्लस का मरीज लापता हो गया, जिसे खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस की मदद ली। मरीज का मोबाइल बंद होने से 3 दिन बाद जिसका पता नहीं चल सका। ताबड़तोड़ के बाद अब खबरें विस्तार से। अब हम आप बात करेंगे और बात करने जा रहे हैं बाढ़ की, और बाढ़ से हुई जिंदगियां जो कि तबाह हो गई हैं। बारिश और बाढ़ से प्रदेश में 20 से ज्यादा जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलग 2 दिनों से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। बात की जाए तो गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से वाराणसी को समुद्र में बदल दिया है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश का हाल है, आप इस रिपोर्ट से देखिए। ये उत्तर प्रदेश की तबाही का मंजर है साहब, जो इंद्रदेव की दरियादिली से आया है। घर तबाह हो चुके हैं, जिंदगियां मुश्किल में फंसी हुई हैं। मासूम किसी तरह इस बाढ़ से निकलकर बच जाने की उम्मीद में चल रहे हैं। दूर दूर तक रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। झुग्गी और टेंट बनाकर लोग रहने को मजबूर हैं। बाढ़ अपनी जद में लेने को आमादा है। चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, हर नदी में पानी उफन रहा है। वाराणसी में गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है। आसमान से पानी ही नहीं, इस वक्त मौत भी बरस रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में अभी और तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पलट प्रवाह के कारण वरुणा में बाढ़ आ जाती है। इसी के चलते हर एक वर्ष कोनिया, नक्की घाट, उचवा, सिंधुआ घाट सहित आसपास के अन्य इलाकों में 350 से ज्यादा घर बाढ़ की जद में आ जाते हैं। वाराणसी में मां गंगा भागीरथी ने हाहाकार मचा दिया है। खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो केंद्रीय जल आयोग का मानक है। मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वाराणसी के हालात इस समय क्या है। इतने घर जद में है, लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं अपने ऊपर आने का। कहीं न कहीं वाराणसी की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो गई है और राहत सामग्री व तमाम चीजों के लिए जिला प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखिए कैसे घर डूबे हुए हैं। पूरा फिगर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे घर, लगभग ये 500 घर हैं, लगभग 1400 ऐसे परिवार हैं जो गंगा की जद में, गोमती की जद में आ चुके हैं और डूबे हुए हैं। लाइट सप्लाई बंद कर दी गई है। जनरेटर के माध्यम से लोगों को उजाला दिया जा रहा है। जिला प्रशासन भूसा, राहत सामग्री, तमाम चीज किसानों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लगभग 22 किलोमीटर के एरिया में वाराणसी की जो ग्रामीण तलहटी इलाके हैं वो हाहाकार मचे हुए हैं। गंगा नदी ने वाराणसी के लगभग 22 किलोमीटर तक के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से यहां गंगा नदी खतरे के निशान से 1.60 मीटर ऊपर बह रही है,
जिससे गंगा नदी का जल स्तर 72.26 मीटर पहुंच गया है। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिला प्रशासन से ले चुके हैं। पीएम ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री और हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिन वाराणसी में बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। सीएम योगी पहले हवाई सर्वेक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखते नजर आए। उसके बाद एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ का हालात जानते हुए पीड़ितों तक जा पहुंचे। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से सामग्री भी वितरित की है। हालांकि सूबे में अभी राहत मिलने वाली नहीं है। विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 13 जिलों में 60 से 80 तक बरसात हो चुकी है। नदियों में बढ़े जलस्तर और बारिश की वजह से प्रदेश में 951 जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाई बाढ़ के संकट से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। टीवी के लिए वाराणसी से जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई। 23 अगस्त से विधानसभा सत्र का आगाज होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सत्र के संचालन को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत में साझा की है। विधानसभा का 23 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, जिसकी सुरक्षा तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है और खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ। अध्यक्ष जी, 23 तारीख से सत्र है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ आपने समीक्षा की? देखिए, निश्चित रूप से 23 तारीख के सत्र के लिए हमने आज सुरक्षा संबंधी और अन्य अधिकारियों को व्यवस्था संबंधी बैठक के साथ सारी बातों पे हमने बातचीत की है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि अभी से पहले जितने भी हमारे विधानसभा सत्र गए हैं बहुत अच्छे ढंग से संपन्न भी हुए हैं। इसके लिए माननीय विधायकों को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, आप सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों को भी धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन इस बार का सत्र भी हमारा ठीक ठाक संपन्न हो, उसके लिए चाहे हमें पेयजल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, अग्निशमन से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, सारे बिंदु पे बहुत बारीकी से हमने बातचीत की है और उम्मीद कर रहा हूँ ये सत्र भी ठीक ठाक संपन्न होगा। कोविड नियमों का कैसे पालन होगा? पिछले 2 बार के सत्रों में हमने देखा सख्ताई से पालन होगा, इस बार क्या प्राथमिकता? देखिए, कोविड वैसे हमारे नियंत्रित है, लेकिन हमने ये तो कहा ही है कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आप लाइए। लेकिन एक विचार अब ये भी चला है, चूंकि जब हमारा कोविड नियंत्रित है, जिन बंधुओं ने कोविड की दोनों अपनी वैक्सीन लगा ली है, तो एक बार उस पर हम लोग स्वास्थ्य विभाग से चर्चा करके निर्णय लेंगे कि क्या दोनों वैक्सीन लगाने वाले को आरटीपीसीआर रिपोर्ट से हम लोग मुक्त करें। इसमें हम विचार कर रहे हैं। अंतिम सवालों की क्या स्थिति है? अभी तक हमारे 762 सवाल हमें मिल चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र को लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से पुख्ता कर ली गई है और कोविड नियमों का पालन अक्षर अक्षर यहां पर किया जाएगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।